हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ आज चैनल पर। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो अभी तक हमने स्वर पढ़ लिए थे और वर्णमाला पढ़ ली थी। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में देर ना करते हुए व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर देख सकते हैं आप। व्यंजनों का वर्गीकरण ये चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। उस दिन मैंने बता दिया था कि व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनको बगैर स्वरों की सहायता के बोलना असंभव है, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजनों के 6 प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। 6 प्रकार से नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख दिया है व्यंजनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो इन 6 प्रकारों से हम इनको वर्गीकृत करते हैं। पहले करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी के पूरे अक्षर आते हैं। तो इन्हें एक कुल हो गए हमारे 25, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25, ठीक है। और ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, या राला वा। ये होते हैं नंबर 3 में संघर्षी व्यंजन, सा हा। और ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञा और ये स्रा। ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये नासिक व्यंजन होते हैं। अब इनको, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इनको क्यों बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन हम इनको इसलिए बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि जब हम अपने कंठ से जब इनको बोलते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो ये हमारे सभी इतने वर्ण हैं, इन्हें बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं। तो दोस्तों आप जान ही चुके हो, मैंने बता दिया आपको, ऐसा ही होता है। इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इनका प्रयोग लिखने में होता है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और ये नासिक व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है, ठीक है। ये हमारे नासिक व्यंजन कहलाते हैं पूरे, ठीक है। इड़ा अड़ा ना, क्योंकि इन्हें नाक से बोला जाता है इसलिए इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी लिखनी है आईडी तो अब आप लिख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, लिख सकते हैं आप स्पर्श व्यंजन की। इन्हें बोलते समय जी हमारी हवा या जीभ भाग मुंह के किसी एक भाग को स्पर्श करती है, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। संघर्षी व्यंजन बोलते समय जीभ हमारी संघर्ष करती है, ठीक है। और ये संयुक्त व्यंजन ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन, नासिक व्यंजन, ये होगा हमारा। अब यहाँ पर यही भी देख लेते हैं कि किस व्यंजन का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है, मतलब हमारे जो कंठ है किससे किसका हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा कंठ से। का वर्ग होता है, ये का वर्ग का पूरा उच्चारण हमारे कंठ से होता है, ठीक है। कंठ, कंठ से होता है। और ये हमारा चा वर्ग है, ये हो रहा है हमारा कंठ से। इस चा वर्ग होता है कंठ तालु से, ठीक है। इसको होता है तालु से, कैसे तालब कहते हैं, ठीक है। ये हो रहा है टा वर्ग, ये होता है मूर्धन, ठीक है।
ये होता है, यहाँ से इसको ऐसे लगा दें, ये होता है मूर्धन, ठीक है, या इसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है दोस्तों। और ये होता है तावर, इसको बोलते हैं हम दंत, ठीक है, दंत से, दंत, ठीक है। और ये हमारा पा हो गया, पा ओ, ये हो गया हमारा ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ या होंठ बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इनको कंठ से बोला जाता है, चावरक को, कावरक को कंठ से, चावरक को तालु से, और टावरक को मुर्गा से, और तावरक को दंत से। मतलब हम जब बोलते हैं तो ये का वरक के ये पांचों हमारे कंठ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये तालु है, तालु, जैसे तालु मैं बताऊं आपको, देखो ये होती है ना हमारी, ये इससे हमारी जीभ या जीभ हमारी टकराती है, इन्हें बोलते हैं, जैसे हमने बोला चा, तो जीभ हमारे ऊपर को टकराई और फिर नीचे को गिरी, ठीक है, इसलिए इन्हें चावर, चावरक को तालु में रखा गया है, ठीक है। ये होते हैं टावर, टावर को मुर्गा, मुर्गा होता है हमारा जो तालु होता है, तालु से जो ऊपरी स्थान होता है उसे हम मुर्गा कहते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये दंत, जो हमारी जीभ, इन्हें बोलते समय हमारी जीभ दांतों को टच करती है, ठीक है, इसलिए इन्हें हम दंत वर्ग कहते हैं। और ये ओष्ठ, ये पावर्ग होता है, इनको बोलते समय हमारे जो होठों की आकृति बनती है, इसलिए इन्हें हम ओष्ठ वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ये यारा, यारा ला हुआ, ठीक है, इनको भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन में या और सा, ये होते हैं तालु, ठीक है, इनको तालु से बोला जाता है। ये होते हैं मूर्धा से, इनको बोला जाता है, रा और सा को हम मूर्धा से बोलते हैं, ठीक है। ला और सा इनको हम दंत से बोलते हैं, वह हमारा दंत श्रेणी में आता है, हा हमारा कंठ श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके दोस्तों, इसको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि द्विगुण का अर्थ होता है उत्क्षेप, यानी कि फेंकना। जब इनको वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारी जीभ बाहर की ओर फेंकती है, जैसे हम बोलते हैं अड़ा, तो हमारी जीभ फेंकती है, मतलब, ठीक है, बाहर की ओर, इसलिए इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये तालु इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये या, तो देखिए यहाँ पर आप बता रहा हूँ, या, ई और ई, ये हमारे संधि में इनको जब करते हैं, संधि में इनका विकार होता है, तो ये या ई या बन जाता है, जबकि ई को हम तालु से बोलते हैं, इसलिए इसे हम तालु बोलते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ कंठ से भी इनको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, व्यंजनों का, व्यंजनों के व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं, ठीक है, व्यंजनों की मूल संख्या, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मूल व्यंजन, ठीक है, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन ये हमारे 25 से हो गए, ठीक है, प्लस 4 ये, ठीक है दोस्तों, 4 + 4 बराबर इक्वल 33, ठीक है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता है कि मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, क्योंकि इन जो चार व्यंजन है इनको हम मूल व्यंजन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मिल से ये इनका निर्माण हुआ है। इनको मैं अभी बता देता हूँ आपको, इन छा किन वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है, तो इसको अभी मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे अब संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, तो हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन निर्माण, ठीक है। तो छा, पहले हम छा का निर्माण करते हैं, फिर इसके बाद छा, त्रा, फिर ज्ञा, और ये री, ठीक है। इसको आध मतलब का, सो पूर्ण व्यंजन का, और ये पूर्ण, ठीक है, इसको पूर्ण व्यंजन का प्लस सा, ठीक है, इन दोनों वर्णों से हमारा छ बना, ठीक है। और ये त्रा, तो पूर्ण व्यंजन ता और रा, ठीक है, इसलिए त्रा बना, ठीक है। और ज्ञा, ज्ञा के लिए हमारा ज्ञा, ज्ञा के लिए
तो ज्ञा को पूर्ण जा और पूर्ण ये, ठीक है, सा को स्रा और रा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। ठीक है, ये हो चुका है हमारा, इनको ये ऐसे बने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि हिंदी शब्दकोश में, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश में का स्थान किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में छा का स्थान हमारे जो अभी हमने जैसे त्रा पूछा, त्रा का स्थान किस के बाद आता है, तो छा के बाद त्रा का स्थान नहीं आएगा। तो त्रा का स्थान हमारे हिंदी शब्दकोश में ता वर्ण के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, इसको आप बड़े गौर से ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको रखना ध्यान से कि यहाँ पर मैं लिखता हूं छा का स्थान हिंदी शब्दकोश में छा का के बाद आएगा। ठीक है, का के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही त्रा का स्थान ता के बाद आएगा, ज्ञा का स्थान जा के बाद आएगा और स्रा का स्थान ये सा के बाद आएगा। ठीक है, अब व्यंजनों का अभी मैंने पढ़ाया था आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, उन्हीं में से अर्धस्वर 2 अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं अभी आप। ठीक है, अब ये अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में से ही हमारे अर्धस्वर निकले हुए हैं। ठीक है, उन्हीं में से हमारे पार्श्विक व्यंजन निकले हैं और लुंठित व्यंजन निकले हुए हैं। ये बहुत ही आप डीपली जा रहे हैं हिंदी में, ये ध्यान रखना आप दोस्तों। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में से पहला आ गया हमारा अर्धस्वर। ठीक, क्या आ गया, अर्धस्वर। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला अर्धस्वर। ठीक है, दूसरा होगा दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। सॉरी दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। और तीसरा आता है लुंठित। लुंठित व्यंजन। अब ठीक है दोस्तों, ये अर्धस्वर में हमारे या आता है और वह आता है। ठीक है, इन्हें अब अर्धस्वर कैसे आता है, क्योंकि या और वाह इनमें हमारे स्वर हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर में रखा, अर्धस्वर की कंडीशन फॉलो करते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन समझाते हैं आपको। पार्श्विक व्यंजन में हमारे ला को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन हमारे ला को रखा गया है और लुंठित व्यंजन में रा को रखा गया है। अब पार्श्विक व्यंजन कहते कैसे हैं, तो पार्श्विक व्यंजन ऐसे होता है, जैसे हमने ला बोला, तो पार्श्विक व्यंजन को बोलते समय जो हमारी जीभ होती है, जीभ के दोनों ओर से हवा का निकलना पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जी हमने वैसे बोला ला बोलते समय जीभ के दोनों ओर से हवा निकलती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। ठीक है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। मैं आपको लिखता हूं जीभ के दोनों तरफ से, जीभ के दोनों तरफ से हवा का निकलना। ठीक है, या इसको प्राणवायु भी कहते हैं, हवा का निकलना, इसको प्राणवायु भी कहते हैं। अभी मैं आपको अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाऊंगा, तब आप इसको बताएंगे। ठीक है, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इस व्यंजन या वर्ण को बोलते समय हमारी जीभ लुढ़कती हुई महसूस होती है। ठीक है, लुढ़कती हुई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं
हवा से, यहाँ पर लिखते हैं हवा से टकराने के बाद, हवा से टकराने के बाद जीभ का लुढ़कना, ठीक है, इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये आप बहुत डीपली जा चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि ये पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ये आपको अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब व्यंजनों का एक प्रकार और होता है, वो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सघोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में रह गया था कि हिंदी, हमारी जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि, तो ये हमारी है देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, जिसको हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है। हम किसी भी अक्षर लिखते हैं हवा, तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, सघोष, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।